So hi guys, as promised in the previous video, we are going to start Physics NCERT line by line series, and this will be the first video of the series, and this is on semiconductors, electronics, materials, devices and simple circuits. तो ये चैप्टर हम NCERT से पढ़ना शुरू कर रहे हैं. Before we start, let me tell you some basic things. पहली चीज ये कि I am not going to teach you this chapter, या मैं आपको ये चैप्टर एक एक लाइन बैठ के नहीं पढ़ाऊंगा. I'll teach you only those topics और only those lines which are significant, या जो important है. पहली चीज. दूसरी चीज कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके क्लास के नोट्स में होते हैं या जो आपको टीचर्स पढ़ा देते हैं वो सेम चीज हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वरना अगर आप इसको दोबारा पढ़ने बैठोगे तो ये लेक्चर 2 से 3 घंटे का हो जाएगा. बिकॉज ये लेक्चर पढ़ाने के लिए पहले मैंने खुद इसको 2-3 घंटे पढ़ा है बैठ करके, एक चीजें देखी है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस लेक्चर टू यू, और मैं कोशिश करूंगा जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में वी विल डू दिस. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So let's start the video. Before you start, I just want to tell you कि इसका जो भी PDF होगा it will be uploaded on the Telegram channel, that is @Kashif Reza Ames. दिस विल बी द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इसके सारे PDF अपलोड होंगे, जो भी ये सीरीज होगी NCERT वाली. ठीक है, आपका जो भी PDF होगा वो यहाँ पर अपलोड होगा, आप यहाँ से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो नीट के टाइम पर. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मेकिंग दीज वीडियोज लाइक देखने में लगता है कि बहुत कम टाइम लगता है, बट दीज वीडियोज लाइक लेजिट टेक 4 to 5 to 6 hours लाइक पूरा पढ़ना एंड एवरीथिंग. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, इंट्रो पार्ट में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, सबको बस इतना जानना है कि ट्रांजिस्टर से पहले वी यूज वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम लोग वैल्व्स भी कहते थे. वैल्व्स जब तुम बायो में पढ़ते हो तो वैल्व्स का मतलब क्या होता है, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है. जैसे हम लोग ब्लड के अंदर क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेन्स होते हैं उनके अंदर वैल्व्स होता है, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा जा सके. तो होता है कि यहाँ पे भी इसको वैल्व्स कहते थे, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम उसको वैल्व्स कहते थे. सो बेसिकली उतने जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि वैक्यूम डायोड नाम की कोई चीज होती है जिसमें दो, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, बस. इसके अलावा एक देखो ट्रायोड भी होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इसमें कैथोड होता है, ठीक है, पहली चीज कैथोड होता है. एक प्लेट होता है, प्लेट मतलब क्या होता है तुम्हारा एनोड, एनोड को हम लोग कई बार प्लेट भी कहते हैं. ठीक है, और ग्रिड होता है. ठीक है, 3 चीजें होती हैं ट्रायोड के अंदर, कैथोड, प्लेट और ग्रिड. ठीक है, टेट्रोड और पेंटोड होता है, तो 4 से 5 इलेक्ट्रोड. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका एनोड होता है तो एनोड को हम लोग प्लेट भी कहते हैं, और इसके अलावा एनोड जो होता है आपका उसके अलावा एनोड, कैथोड और ग्रिड होता है ट्रायोड के अंदर. ठीक, बस आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखो इसको वैल्व्स क्यों कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक डायरेक्शन में अलाउ करता था इसीलिए. ठीक है, अभी क्या होता है बल्कि होते थे, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, बहुत वोल्टेज प्रोड्यूस होते थे, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं. ठीक है, प्लस क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में यहाँ एक लाइन लिखी होगी. सेमीकंडक्टर्स की खासियत या अच्छी चीज क्या है, ये कंट्रोल कर सकते हैं नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. ठीक है, सिंपल चीज है. क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने नंबर और कितने डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो किधर जाएगा. ठीक है, ये किस तरीके से करते हैं इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग. डोपिंग होता है ना, जितने ज्यादा मतलब P टाइप अलग होता है, N टाइप अलग होता है, तो हम लोग नंबर कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है. ओवरऑल आपको इस पूरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपका कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना करेंगे. पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, तो वो क्या था, डायोड था, फिर ट्रायोड, टेट्रोड और पेंटोड भी होता है ना, और इसमें हम लोग चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर से. तो बाकी इसका डिसएडवांटेज ये सब कुछ था, रटना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है कि अगर कभी आ गया तो हम प्रिपेयर्ड रहें. ठीक, इसके बाद सेमीकंडक्टर की खासियत, और या फिर ये कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर वाई सेमीकंडक्टर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या होता है कि एनोड और कैथोड के बीच में जब आप करंट को फ्लो करवाते थे तो आप वैक्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होते थे वहां पे जब आप रे को स्ट्राइक करते थे और यहाँ से फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, फिर इधर जाते थे एनोड से कैथोड वाला जो भी होता था वहां पे, तो मेन चीज वहां पे क्या होती थी कि वहां पे जो करंट का जो फ्लो होता था वो बाहर होता था, मतलब एक मीडियम के अंदर होता था, बट यहाँ पे उसके अंदर ही हो रहा है, मतलब सॉलिड के अंदर, विद इन द सॉलिड इटसेल्फ. उसमें था कि वैक्यूम में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हवा में चलते हुए जाते, हवा इन द सेंस की उस वैक्यूम में जाते, बट यहाँ पे क्या है कि सेमीकंडक्टर एक मटेरियल और उसके अंदर ही सब कुछ होगा. ठीक है, उस वेफर मान लो सेमीकंडक्टर का, उसी के अंदर सब कुछ होता है, तो विद इन द सॉलिड इटसेल्फ होता है. अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब होगा, ये टेलीविजन में यूज होता है और कंप्यूटर मॉनिटर में यूज होता है. ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स के प्रिंसिपल पे काम करने वाले CTR है, मतलब CRT आई मीन कैथोड रे ट्यूब्स. इसके एग्जांपल कैथोड रे ट्यूब कहाँ यूज होता है, अगर ये सवाल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो बोल देना टेलीविजन में यूज होता है, टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में. भाई यार टीवी में यूज होता है, जहां जो भी स्क्रीन होता है कैथोड रे ट्यूब, वहां पे CRT यूज होता है. अब उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है LED से, अब LED आने लग गया. पहले के जमाने में जो टीवी होते थे और पहले के जमाने में जो मॉनिटर होते थे चौड़े चौड़े, वहां पे कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल होता था. अब LED और LCD जो भी है वो आ गया. ठीक है, तो बेसिकली LCD हम लोग स्क्रीन को कहते हैं, बिकॉज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD यूज होता है, LED नहीं. LED भी होता है बट यहाँ LCD लिखा तो अपने को LCD याद रखना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, देखो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, गैलेना तुम लोग पढ़े हुए होंगे केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोग लेड सल्फाइड PBS को हम लोग कहते हैं, है ना, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल. जो नेचुरली अकरिंग होते हैं क्रिस्टल्स, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट, मतलब एक मेटल लेते हैं और इस गैलेना के ऊपर, जैसे मान लो दिस इज गैलेना का वो. ठीक है, इसके ऊपर हमने एक मेटल का वो लगा दिया. अब क्या होगा, यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि तुमको इस पेज के अंदर या इस पैराग्राफ में आप क्या याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो फ्लो होता है वो विद इन द सॉलिड होता है, उसके अंदर ही होता है. दूसरी चीज ये, जो कैथोड रे ट्यूब था वो टेलीविजन में यूज होता है और आपका मॉनिटर में यूज होता है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में. ठीक, अब वो रिप्लेस कर दिया गया है बाय LCDs यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ठीक, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल होता है किसका, गैलेना यानी कि PBS लेड सल्फाइड का, उसमें अगर आप मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट लगाते हो तो इट कैन बी यूज्ड एज रेडियो वेव्स का डिटेक्शन के लिए. जो रेडियो वेव्स जो होते हैं ना एमिट होते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये रेडियो वेव्स है यहाँ पे, तो उसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है, बस. ठीक, अब देखो ये वैल्यूज जो है मेटल सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको रटना नहीं है, बट
एक आइडिया, एक जनरल आइडिया के लिए तुम ये चीज समझो कि मेटल्स का जो देखो तीन मतलब दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा है रेजिस्टिविटी और एक है तुम्हारा कंडक्टिविटी। दोनों में से कुछ एक याद कर लो। हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग रेजिस्टिविटी जनरली याद कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मेटल जो है कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो 10⁻² से लेकर 10⁻⁸ मतलब इतना कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कैसे? तो रेजिस्टिविटी इतनी कम है कि मतलब बहुत अच्छा फ्लो, बहुत अच्छा कंडक्शन अलाउ करेगा, ठीक। सेमीकंडक्टर्स में 10⁻⁵ वाला फैक्टर भी है जो कि बहुत निगेटिव में जा रहा है और 10⁻⁶ तक है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक। इंसुलेटर्स के अंदर क्या है 10⁻11 से लेकर 10⁻19 तक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान देना मेटल में कितना 10⁻² से 10⁻8 मतलब वो बहुत नेगेटिव साइड, नेगेटिव मतलब पावर मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 तक जा सकता है और जो इंसुलेटर होते हैं 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर तीनों याद रख लो, है ना, ताकि अगर एग्जाम में ये आए तो तुम कर पाओ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में शायद अगर कुछ थ्योरेटिकल बनता है तो इससे बन सकता है और यहाँ पे लोग गलती कर देंगे। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के जो टाइप होते हैं, एलिमेंटल होगा, एलिमेंट मतलब जो सिंपली पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो एलिमेंट है, तो सिलिकॉन है और तुम्हारा जर्मेनियम है, SiGe, ये तुमको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट या दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा और एक ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक का पॉलीमर, ठीक। तो अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें आता है CDS मतलब कैडमियम सल्फाइड, GaAs, CDSe और INP। जो GaAs है इसको तुम ऐसे गैस बोल के याद रख सकते हो, ठीक है, GaAs। ये भी आगे पढ़ोगे तुम, आगे इसका यूज पढ़ोगे, सोलर सेल और ये सब जहां पर आएगा वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। CDS तो ये चार याद रख लेना, CDS हो गया तुम्हारा, GaAs हो गया तुम्हारा CDSe हो गया और तुम्हारा INP हो गया, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भूलना मत, ऐसे याद रखना, कैडमियम तो होगा ही, ठीक है। तो CDS याद रहेगा, S के आगे E लगा देना तो CDS ही हो जाएगा। GaAs याद रहेगा तुमको और INP याद रख लेना, ठीक है। पिन से INP, पिन तो होगा, PIN तो होगा नहीं, तो INP ऐसे करके याद रखना। ऑर्गेनिक में क्या है तुम्हारा एंथ्रासीन है, ठीक है। और क्या तुम्हारा डोप्ड थैलोसाइनाइंस, ठीक है, डोप्ड थैलोसाइनाइंस, ठीक है। डोप मतलब उसमें डोपिंग की जाती है, इंप्योरिटी ऐड की जाती है। तो अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक के अंदर दो होता है, A होता है और तुम्हारा P होता है, ठीक है। ऐसे रखना AP, A से हो जाएगा तुम्हारा एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन। और डोप्ड तो होगा ही ना, तो डोप्ड की जगह पे तुम याद रखना P से कुछ नाम था, क्या नाम था P से, P साइलेंट होता है तो क्या कहते हैं लोग, थैलो, ठीक है। और क्या तुम्हारा साइनिन्स, ठीक है, साइनाइन जो भी बोलो, थैलोसाइनिन्स, ठीक है, ये हो गया। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, पॉलीमर मतलब क्या होता है, मोनोमर का बहुत सारा यूनिट, तो वो पॉलीमराइज होता है। तो पॉली सब में लगा देना, तो क्या होगा तुम्हारा पॉली पाइरोल, पाइरोलिंग पढ़ते हैं ना हम लोग, जब आप हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो तो याद करो पाइरोलिंग पढ़ते हो, फिर पॉरफायरिन और ये पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो पॉली पाइरोल हो गया तुम्हारा, पॉली एनिलीन हो गया, एनिलीन आप पढ़ते हो एनिलीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। पॉलीथायोफीन हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ऑर्गेनिक पॉलीमर में थायोफीन T से है, एनिलीन है और ये है, तो ऐसे रख सकते हो पॉली TAP टैप। सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना, तो ऐसे रखना कि ऑर्गेनिक पॉलीमर का एक टैप है, वो नल खोलेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अपने को वैसे रखना। TAP मतलब T से क्या होगा तुम्हारा थायोफीन, A से क्या हो गया आपका एनिलीन, ठीक है, और आपका P से क्या हो गया पाइरोल। तो सब क्या है पॉली करना, पॉली पाइरोल, पॉली एंथ्रानिन। देखो अगर तुमको एग्जैक्ट नाम नहीं दिया जाए तो भी इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि देखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में T से कुछ लिखा हुआ है तुम सीधे टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे, कोई नहीं पूछेगा कि बेटा स्पेलिंग बताओ, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अभी पॉसिबल नहीं है 40 दिन पहले तुम्हें एक नाम एक स्पेलिंग बैठ के याद करो, बोर्ड्स नहीं देना तुमको, ठीक है। तो सिंपली याद रखना TAP इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एलिमेंटली होता है, यानी कि SI और GE वाला होता है, और कुछ अगर होता भी है तो इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक और पॉलीमर वाला बहुत कम यूज करते हैं, ठीक। एनर्जी बैंड्स के बारे में देखो, एनर्जी बैंड्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन बिंग ये सिलेबस में नहीं है एनर्जी बैंड्स, क्योंकि मैंने अभी पूछा था और मैंने देखा भी है, तो सिलेबस के अंदर मुझे तो नहीं दिखा। और बैंड्स में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके टीचर आपको ये चीज पढ़ा देते हैं और इसके अंदर कुछ ऐसा खास है भी नहीं, ठीक है। सोलेटेड भी और ये वाले डायग्राम से एक दो होते हैं, बस इनको चाहो तो देख लो, वरना ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना तो तुमको पता ही होगा कि जो तुम्हारा ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप अगर होता है तो ये तुम्हारा ये है सेमीकंडक्टर है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है 3 से ज्यादा का वो होता है, ठीक है। और अगर आपका मेटल होता है तो मेटल के अंदर क्या होता है फ्यूज्ड रहता है, ठीक है, आपस में दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बेसिकली दो होता है, रफली बताया हूं। एक वैलेंस बैंड होता है, उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस मतलब जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन वो होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जंप करके अगर वहां चला गया तो वहां से वो फ्री है, अब वो कंडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो बस यही चीज है, ठीक है, ये सब चीजें। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देख लो क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसमें बेसिकली याद रखना कि इसका जो वो होता है वो कैसा होता है, डायमंड लाइक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते होगे पी ब्लॉक 11th क्लास में, तो वहाँ पे आप डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ते होगे ना, डायमंड और ग्रेफाइट जो एलोट्रोप्स में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखना उनका स्ट्रक्चर तो बस उसी की तरह होता है, डायमंड लाइक होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इसमें ये वाला जो पिक्चर इसके अंदर क्या कोई बॉन्ड टूटा हुआ है, एक भी बॉन्ड आपको टूटा हुआ दिख रहा है नहीं ना, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या इंटैक्ट है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है। टेम्परेचर से हम लोग बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी होगा, इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, ठीक है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि चलेंगे कंडक्शन में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऐसा नहीं थर्मल एनर्जी सारे ही बॉन्ड टूट जाएंगे, कुछ ही फ्यू एटम्स होते हैं वो टूट पाते हैं, बाकी जो होता है वो क्या होता है
वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है, जिसमें इफेक्टिव चार्ज प्लस क्यू क्रिएट होता है, जो कि होल का चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसको हम लोग माइनस क्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, निगेटिविटी थी, ये उठ के यहाँ आ गया, तो इस जगह पे पर्टिकुलर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग होल बोलेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। होल कुछ एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, होल लाइक चीज, ये बस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक। सॉरी, तो होल जो होता है ये एक एपरेंट फ्री पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। ये कहां पर होता है, किस जगह पर होता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होता है। जो आप एक्सट्रिंसिक पढ़ोगे उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो एक्सट्रिंसिक के अंदर ये है। अब मान लो ये सवाल आता है तुमसे कि ये जो डायग्राम है ये किस टेंपरेचर पे, कोल्ड पे है, हीट पे, क्या बताओगे? ये लो टेंपरेचर पे। क्यों लो टेंपरेचर पे? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट हैं, कुछ टूटा नहीं है, सब वैसे का वैसा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि टेंपरेचर कम है, लो टेंपरेचर है, क्योंकि टेंपरेचर हीट करोगे थर्मल एनर्जी आएगी, वो बॉन्ड टूटेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब जनरेशन होगा, ठीक है। एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, आई है ना, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करंट देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्रिएट हो रखे हैं, होल्स क्रिएट हो रखे हैं, बट जब फील्ड लगाओगे तब दोनों ऐसे स्वैप होते हैं और फिर करंट प्रोड्यूस होता है। अब जब होल्स मूव करते हैं तो वहां पे एक और होता है जिसको हम लोग IH कहते हैं, तो टोटल करंट क्या हो गया, IE प्लस IH होता है। इसके अलावा भी देखो ये चीज ध्यान रखना है कि तुम्हारा जनरेशन होता है होल्स और उसका, इसके अलावा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन भी होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और ये याद रखना, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से कोलाइड कर रहा होता है। बेसिकली इतना याद रखना है पूरे इसमें, ये चीज याद रखना आपको कि रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आके मिलते हैं और रिकम्बाइन करते हैं, प्लस जितना जनरेट हो रहा है उतना ही रिकम्बाइन कर रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहती है इक्विलिब्रियम पे, बस आपको इतना याद रखना है। तो अगर मैं कह दूं इस पूरे पेज से क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एज सच इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये नोट्स में सारे टीचर लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी वाइज इसमें कुछ अलग नहीं दे रखा है। बस इतना याद रखना कि ये लो टेंपरेचर का डायग्राम है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पे इंटैक्ट होते हैं, ठीक है। और याद रखना कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिकॉम्बिनेशन और आपका जनरेशन जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि रिकॉम्बिनेशन में होता है क्या, बेसिकली पूछ ले तो बोलना कोलिजन होता है, ठीक है, सिंपल ये चीज है। बाकी ऐसा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही होल और वैकेंसी के मूवमेंट को यहाँ पे बता रखा है, चाहो तो देख लो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर T इक्वल टू 0 केल्विन पे अगर देखोगे तो कैसे काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मतलब 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट 0 जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब इतना ठंडा कर दो कि मूवमेंट ही ना हो पाए, तो वो नहीं करना है। अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो तुम्हारा देखो ये जो है तुम्हारा ब्लैक सर्किल जो है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन्स, और एम्प्टी सर्कल्स, व्हाइट सर्किल या एम्प्टी जो भी गोल सा बना हुआ है वो होल्स है। तो देखो वो वैलेंस शेल से जंप करके चला गया, कंडक्शन शेल नहीं, सॉरी बैंड बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे शेल मिल करके एक बैंड बनाते हैं, तो ये कंडक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल इतना रखेंगे। ये डायग्राम जो है वो ये कब है, 0 केल्विन पे है। अगर पूछ ले एग्जाम में तो ये बोलना ये 0 केल्विन पे है और ये 0 केल्विन से ज्यादा है तब का है, ठीक। बस अब देखो इस लेक्चर के अंदर चाहता तो मैं सिर्फ वो पढ़ा के निकाल देता, बट मैंने सोचा एग्जांपल्स भी तुम लोगों को करवा ही दूं। एग्जांपल्स कर दोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से एग्जांपल्स एज इट इज उठ के आते हैं, केमिस्ट्री में तुमने देखा होगा, तो यहाँ पे भी यही केस होता है। तो एग्जांपल्स 14.1 में क्या दे रखा है, बेसिकली ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों है, तीनों का लैटिस स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मतलब कार्बन इंसुलेटर होता है। क्यों होता है कार्बन इंसुलेटर? अच्छा एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, कमेंट में बताना, क्या कार्बन का कोई ऐसा टाइप या ऐसा एलोट्रोप है जो इंसुलेटर नहीं होता है? कमेंट करना, ठीक है। और जो पहले कमेंट करेगा उसको हार्ट देंगे एंड उस कमेंट को पिन किया जाएगा, ठीक। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, दे लाई रिस्पेक्टिवली इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम्स, यानी कि आयनेशन एंथैल्पी जो है सबसे कम होगा इसके लिए, उसके बाद सिलिकॉन के लिए थोड़ा ज्यादा होगा और कार्बन के लिए बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वो तुम्हारा सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, और जो कार्बन होता है वो तुम्हारा इंसुलेटर की तरह काम करता है। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ गया, नीट में तो ये लिखना होगा नहीं, ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन के अंदर आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई IE, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे क्या है आपका ज्यादा होता है, किसमें लिखा है ना आपका हाईएस्ट है कार्बन के लिए, तो ऑप्शन ये रहेगा, बिकॉज कार्बन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बस आंसर ये, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक आपने पढ़ लिया, इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर भी कहते हैं, ठीक है, और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसको हम लोग इम्प्योर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको और भी नाम होते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो होती है इंट्रिंसिक की वो डिपेंड करती है टेंपरेचर पे, ठीक है, लेकिन रूम टेंपरेचर पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, आपको कहीं ना कहीं से उसमें हीट लाना पड़ता है, तो हम बार बार उसको हीट करके एनर्जी वहां लगा तो सकते नहीं है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इंप्योरिटीज मिलाते हैं, और इंप्योरिटीज का कंसंट्रेशन कितना होता है, ऐसा नहीं कि इंप्योरिटीज डाल देते हैं बहुत सारे, है ना, जैसे कि मान लो 1 मिलियन इंप्योरिटीज डाल दी, कुछ नहीं करते हैं हम लोग ppm में डालते हैं, मतलब बहुत छोटा मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर 1 मिलियन एटम होंगे तुम्हारे नॉर्मली तो उसके अंदर 1 एटम हम डाल देंगे इंप्योरिटी का, सिंपल, तो हम लोग ppm में डालते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, ये देखो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछा जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ऑप्शन 1 टेंपरेचर, ऑप्शन बी है ना, कुछ भी इस तरीके से बना देगा। तो याद रखना कि जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड करती है टेंपरेचर पर, लेकिन रूम टेंपरेचर पे बहुत कम होता है, इसीलिए उसको इंप्रूव करना होता है। तो इंप्योरिटी ऐड करने जैसा नहीं कि इम्प्योर हो गया या वो खराब हो गया उससे, और वो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अपना काम उससे निकलवाना क्या, अपने को कंडक्टिविटी चाहिए, चाहे वो इम्प्योर हो प्योर फर्क नहीं पड़ता, जो मेन एम है वो फुलफिल होना चाहिए, बस, ठीक। अब देखो क्या है,
कि तुम्हारा एक्सट्रिंसिक जो होता है उसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसी को हम लोग इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक के 3 नाम हो गए, क्या क्या हो गए, एक हो गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, और हम लोग कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग कहते हैं, और डोपेंट क्या होता है, जो इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड किया गया उसको हम लोग डोपेंट कहते हैं, ठीक। अब क्या है कि देखो डोपिंग इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो प्योर सेमीकंडक्टर का जो लैटिस है, लैटिस मतलब क्या, ये 3D स्ट्रक्चर है लैटिस का, ये डिस्टॉर्ट, ये टूटना नहीं चाहिए। यहां पर आके तुम जगह ले लो लैटिस के बीच में, लेकिन लैटिस को तोड़ो मत, ठीक है। जैसे ये लैटिस है, ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये है, ये खराब नहीं होना चाहिए, ये अच्छा, ये कौन सा लैटिस है, ये 2D लैटिस है, ठीक है, सेम उसी का वो यहाँ पे बनाया गया है, ये 3D में है ना, और ये 2D में है, सिंपल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि लैटिस वो नहीं होना चाहिए। क्या क्या डोपेंट की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल लैटिस टूटे ना, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत फ्यू साइड्स को वो कंज्यूम करें, और साइज जो है ना वो नियरली सेम होना चाहिए, लगभग लगभग सेम साइज का होना चाहिए। जैसे मान लो अपन सिलिकॉन ले रहे हैं, तो कोई ऐसा डोपेंट या कोई ऐसी इंप्योरिटी डाली जाए जो लगभग लगभग उसके आसपास का ही हो, ठीक है। अब डोपेंट की बात करते हैं। डोपेंट हम लोग कौन सा डालते हैं। अब मेन चीज ये है कि हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर जब इंट्रो में, तो सेमीकंडक्टर्स का जो वो पढ़ा था हमने कि टाइप्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर के, एलिमेंटल होता है, ये होता है। तो एलिमेंट के अंदर क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली टेट्रावैलेंट है ना, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, ये सब टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये टेट्रावैलेंट के अंदर क्या ऐड किया जाता है, इंप्योरिटी। तो ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स है। अपन क्या करेंगे, इसके सिमिलर साइज का करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग 13 और 15 वाला ऐड करते हैं। तो जो कहते हैं ना टेट्रावैलेंट है ये, तो हम लोग ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, मतलब 4 अगर इसकी वैलेंसी है तो अपन 3 और 5 इसीलिए यूज करते हैं ताकि इसका जो साइज है वो सेम हो सके, सेम नहीं तो सिमिलर हो सके, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट में क्या यूज करते हैं, पेंटावैलेंट वैलेंसी यूज करते हैं, और हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट यूज करते हैं। पेंटावैलेंट में कौन कौन सा यूज करते हैं, जिनकी वैलेंसी 5 होती है, कौन कौन से हो गया तुम्हारा, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, पेंटावैलेंट में हो गया, ठीक। अब ट्राईवैलेंट में क्या हो गया तुम्हारे, इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिंपल। अब इसको यार याद कर लेना, अगर तुम्हें ये नहीं याद होता है तो इतना ट्रिक मत बनाओ, बट ऐसे रखना, पेंटावैलेंट 5 होता है, तो अपने पास कितनी 5 उंगलियां होती है ना, तो 5 जिसके पास होता है उसके पास, जिसके पास 5 उंगलियां उसके पास क्या होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो पास सब ऐसे याद रख सकते हो। ये ट्रिक मैंने बना के कभी जिंदगी में याद नहीं किया, क्योंकि ये सेम उसके ग्रुप के होते हैं यार, इस तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट मैंने भी पढ़ा रहा था तो दिमाग में आया तो बता दिया। बाकी इसको भी याद कर सकते हो किसी भी तरीके से तुम्हें सही लगे, ठीक है। वन मोर थिंग, एक चीज याद रखना तुमको कि साइज ऑफ द डोपेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इट इज नियरली एज सेम एज ऑफ ये और ये, इसीलिए हम लोग ये और ये यूज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट जो तुम डालते हो ना, ये दोनों तो पास पास के होते हैं, लेकिन इन दोनों के ऐड करने से एकदम इंटायरली डिफरेंट टाइप के ही बन जाते हैं, जो कि हम लोग पी और एन टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये कौन सा है, एन टाइप का है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा है। एन टाइप होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए, अगर तुम सेमीकंडक्टर पढ़ के आए हो, अब टाइम कम बचा है, सेमीकंडक्टर्स में पूरा पढ़ाने नहीं बैठूंगा। एन टाइप क्या होता है वो देख लेना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि डोनर का जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव सारे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये हमने इंप्योरिटी डाली है बीच में, जिसमें प्लस बना रखा था, ठीक है, सिंपल। बाकी कुछ चीजें हैं वो देख लेना कि तुम्हारा एनर्जी जो सेपरेशन होता है वो किसका क्या होता है, इतना होता है जर्मेनियम का और इतना होता है सिलिकॉन का, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो फॉरबिडन बैंड को जंप कराने की एनर्जी होती है वो क्या होती है, इतनी होती है जर्मेनियम के लिए और इतनी होती है सिलिकॉन के लिए। ऐसा आपको याद नहीं रखना, बट आप इसको देख लेना, ये बार बार आप रिपीट होता जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस यही हो जाएगा। और डोनर इंप्योरिटी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिपेंड करता है किस पे, डोपिंग का लेवल कितना है। देखो कोई बोले कि नंबर ऑफ कैरियर कितने होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलना कि वहां पे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि डोपिंग का लेवल कितना है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इस लाइन को आप ध्यान से याद रखना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने घटने से डोपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन के लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है वीकली इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। इस चीज को समझो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने मान लो डोपिंग की और आपने कुछ इंप्योरिटीज के थ्रू कुछ नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो डोपिंग करने के बाद जो नए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना बाहर से, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने डोपिंग कितनी ज्यादा की है या कितनी कम की है, ठीक। अब ये कहा जा रहा है कि जो उसके पास इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रॉन थे, जो मान लो सिलिकॉन का वेफर था, मान लो ये सिलिकॉन का वेफर है, इसके पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो होगा वो इलेक्ट्रॉन टूटेगा और होल जनरेट होगा। तो ये जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वीकली, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधे इंसुलेटर, मतलब सॉरी सीधे कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत वीकली टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड जो आपका डोपिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना उसके अंदर डोपिंग का वो डाला है, डोपिंग का लेवल कितना है, सिंपल, ठीक। अब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, Ne कहते हैं, जो H होता है NH उसको, वो जितना होल्स कंट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं, और जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो इंक्रीज करता है ना, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये रिड्यूस होते जाता है। तो ले देकर के बात क्या होती है कि पेंटावैलेंट अगर ऐड करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, क्योंकि होल्स होते हैं वो रिकम्बाइन करके तो और घटते जा रहे हैं और कुछ जनरेट भी नहीं हो रहा है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन तुमने एक्स्ट्रा भी डाल दिया, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। पेंटावैलेंट के अंदर मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं,
तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप का डायग्राम आपका पीछे दे रखा था, ये आपका पी टाइप का डायग्राम है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पी टाइप का बनता है जब ट्राइवेलेंट डालते हो, ठीक है, AlBin। यार ये गलती मत करना कि पी देख के समझ आना कि फॉस्फोरस डालते हैं तो बनता है, ऐसा नहीं होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट एटम है, वो डालते हैं तो एन टाइप का वो बनता है। पी टाइप में फॉस्फोरस नहीं डालते हैं, ये तुम लोगों को पता होगी बात, तुम लोग तेज हो, समझदार हो। लेकिन कई बच्चे अभी भी ये गलती करते हैं कि पी देख के समझ जाते हैं कि पी टाइप है, बस नाम है पी टाइप। ये भी मत समझना कि पी टाइप में पॉजिटिव कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पी टाइप में देखो नेगेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पी का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है और पी का मतलब फॉस्फोरस भी नहीं होता है। और अगर इसको चाहो तो तुम ऐसे भी यूज करते हो, पी पॉजिटिव नहीं है तो क्या है, नेगेटिव है। पी में फॉस्फोरस नहीं है तो क्या है, आपका ग्रुप 13 या कह सकते हो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होता है, ठीक है। अब डोपेंट जो होता है वो क्या होता है, कोर होता है एक नेगेटिव चार्ज का, जिसके पास एक एसोसिएटेड क्या होता है, होल होता है। पीछे क्या था, प्लस था और वहां पे इलेक्ट्रॉन था, सिंपल, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने फिर से कहा कि डोपेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लैटिस को खराब कर दिया, उसकी न्यूट्रलिटी को खराब कर दिया। तो ओवरऑल चार्ज जो न्यूट्रलिटी होता है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है टू आयनाइज्ड कोर्स इन द लैटिस, ठीक है। तो याद रखना कि क्रिस्टल जो होता है वो मेंटेन करता है ओवरऑल न्यूट्रलिटी को, ठीक है। अपने आप रखे रखे चार्ज थोड़ी हो जाएगा, उस पर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाओ तब तक वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। मेजॉरिटी माइनॉरिटी करंट हो गया, इनडायरेक्टली रिड्यूस करता है माइनॉरिटी को, ये तो सिंपल सी बात है भाई, होल्स रिड्यूस कर रहा है ना, तो माइनॉरिटी को भी यहाँ पे रिड्यूस ही कर रहा है, ठीक है। रूम पे कितना होने चाहिए, बहुत कम ये होता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ इसको। ये फॉर्मूला तुम्हारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि जो तुम्हारा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग यूज करते हैं, तो कार्बन हमने पहले पढ़ लिया कि इंसुलेटर होता है, बट कार्बन में याद रखा है कि डायमंड जो है तुम्हारा, उसका गैप जो है 5.4 है, तो इसीलिए देख लो ये 1.10.7 तो छोटे छोटे 1 के करीब, इसीलिए 5 है, तो इसीलिए तुम वो उसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते हो। ये देखो कार्बन में ब्रैकेट में डायमंड क्यों लिखा हुआ है, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर इसी में लाई करता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप डायमंड जो है वो तो इंसुलेटर है, बट एक एलोट्रॉप जो है वो कंडक्टर की तरह काम करता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो उसी ग्रुप के अंदर आपका SN भी आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका कार्बन तो चला गया, सिलिकॉन यूज करते हैं, जर्मेनियम यूज करते हैं। SN जो होता है वो क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ये एक मेटल होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप कितना है, जीरो मतलब समझ रहे हो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड आपस में से वो रखे हैं, ठीक है। तो SN जो होता है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, आपका ये क्या है, मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, इंसुलेटर है, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। आगे बढ़िए। आपका एक ये है, ये MCQ टाइप है, इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि देखो इसमें कुछ ऐसा बताने का नहीं है, ठीक है, सिंपल। और ये डायग्राम देख लेना कि 0 केल्विन से जब ज्यादा होता है तुम्हारा N टाइप में कैसा होता है, और P टाइप में 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो क्या होता है, कुछ ऐसा जिसमें रॉकेट साइंस नहीं है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और इतना याद रखना, यहाँ पे एक ED आ जाता है जो कि तुम्हारा डोनर होता है, यहाँ पे E आ जाता है जो कि तुम्हारा एक्सेप्टर होता है, जो नीचे से एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आगे बढ़ा देता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डोनर होता है जो पहले खुद यहाँ पे आता है, ठीक है, एक लेवल की तरफ, फिर यहाँ पे डोनर मतलब डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। PN जंक्शन क्या होता है, PN जंक्शन तुम अपने नोट से पढ़ना। PN जंक्शन के अंदर एक चीज याद रख लेना कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है PSI या फिर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है NSI तो कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, सिलिकॉन के वेफर का बना हुआ PN जंक्शन। ये समझना कि PSI अगर लिखा हुआ है तो PSI का मतलब होता है कि तुम्हारा सिलिकॉन के वेफर पे रखा हुआ तुम्हारा P और तुम्हारा N, ठीक है। ये किस तरीके से आएगा, ये देखो यहाँ पे P टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर, इसको हम लोग कहते हैं PSI लिखते हैं, और N टाइप होता है सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, तो हम लोग NSI लिखते हैं। दो करंट होते हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। कैसे कैसे होता है सब देख लेना। थिकनेस होता है डिप्लीशन ऑर्डर का, डिप्लीशन ये जो होता है इसका थिकनेस कितना होता है, जो रेंज है या कह सकते हो रीजन है बेसिकली डिप्लीशन का, 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर, ठीक है। इतना याद रखना कि पॉजिटिव स्पेस चार्ज हो जाता है N साइड की तरफ, है ना, और आपका जो N है N की तरफ पॉजिटिव आ जाता है, P की तरफ नेगेटिव आता है। इसलिए कहा था कि P को पॉजिटिव और उसको N को नेगेटिव मत याद रखना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा वरना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है तो ड्रिफ्ट करंट आता है, ऑपोजिट जो होता है वो डिफ्यूजन करंट आता है, या पढ़ लेना उसमें। बाकी इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल होता है जिसमें कोई बायस नहीं होता। बायस मतलब क्या होता है आपका, वो जब हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। V0 होता है ये, मतलब जब आप कोई भी जीरो, मतलब क्या होगा, जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कोई नेट करंट नहीं होता है, वो मैंने पीछे बता दिया था। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर ये कहा जाए कि PN जंक्शन बनाना है तो क्या हम एक काम करें, एक P जंक्शन ले, एक N टाइप ले, मतलब डोपिंग के हिसाब से दोनों को ऐसे करके मिला दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली रीजन ये है कि हमें लग रहा है ना कि उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा चिपकाने के बाद भी, लेकिन तब भी बहुत छोटा गैप हो, तब भी 2 से 3 एंगस्ट्रम का गैप होगा, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लीशन रीजन बीच में जो बनता है, जो कि माइक्रोमीटर्स के रेंज में आता है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल ही नहीं होगा, बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो सवाल आएगा अगर इसको वर्क ये कर सकते हैं, येस नो, और रीजन रहेगा वाई वी कैन नॉट, ऐसे करके डायरेक्ट करके फिजिकली फ्यूज करके क्यों नहीं बना सकते हैं। रीजन ये है कि बीच में गैप रह जाएगा एटॉमिक लेवल पे, तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, सिंपल। डायोड की बात करते हैं, ये डायोड के बारे में दे रखा है, ये सिंबल होता है, तो सिंबल आपको आता ही होगा, आई होप सो, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी PN जंक्शन में क्या होता है, ये कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना है कि भाई है कि वोल्टेज जो होता है वो डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप कर जाता है, P साइड और N साइड के अंदर ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए ग्राफ जो होता है आपका इस तरीके से बनता है कि वोल्टेज बहुत ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
वही है कि फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है तो आपकी विड्थ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है यहाँ पे, ठीक है, और जब आपकी रिवर्स बायसिंग होती है तो विड्थ इंक्रीज कर जाती है। फॉरवर्ड बायस के अंदर आपका ये डायग्राम होता है ना। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लोग नहीं दिखाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं भी तो 2 ही पढ़ाते हैं। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है तुम्हारा, विदाउट बैटरी ग्राफ नंबर 1, ठीक है, लो बैटरी वोल्टेज है तो ग्राफ 2 है, और हाई वोल्टेज है तो ग्राफ 3 है। जनरली 1 और 2 पढ़ाते हैं, 2 और 3 एक बार देख लेना कि लो और हाई में क्या डिफरेंस होता है। अगर हाई वोल्टेज की बैटरी और हाई कर दो तो पोटेंशियल जो जाएगा और जाके एक पॉइंट पे नीचे रह जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो ये रहेगा, अगर आए तो ड्रॉप होगा थोड़ा, और आए तो और ड्रॉप होगा, ठीक है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना नीचा ग्राफ, इस तरीके से याद रखना। माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन का ये डायग्राम है, मतलब इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे होल्स। ये देख लो इलेक्ट्रॉन जो है सॉलिड बना रखे हैं और होल्स को ऐसे होल जैसा बना रखा है। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाला फर्क मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो डिफ्यूजन करंट घट रहा होता है, ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर बोला आगे बताऊंगा ये, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, जब रिवर्स बायसिंग में यूज करते हो एक टाइम के बाद वो ब्रेकडाउन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR कहते हैं, ठीक है। जब इसके बराबर जब हो जाता है तो रिवर्स करंट होता है बहुत शार्पली इंक्रीज करता है, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। याद रखना है आपको कि थोड़ा भी अगर बायस वोल्टेज में थोड़ा भी इंक्रीज करते हो, यहाँ से यहाँ भी अगर ले जाते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लार्ज चेंज आता है करंट के अंदर। अगर रिवर्स करंट जो आ रहा है आपका उसमें कुछ एक्सटर्नल सर्किट बाहर नहीं लगा रखा है उस वैल्यू पे, तो क्या हो जाएगा, आपका पीएन जंक्शन टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, ओवरहीटिंग की वजह से। तो कोई बोलता है कि क्या रिवर्स बायसिंग के अंदर पीएन जंक्शन जो होता है वो खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ज्यादातर इसी में होता है, क्योंकि आपका रिवर्स जो करंट आ रहा है उसके अगर आपने कुछ लगा नहीं रखा है, कोई लोड नहीं लगा रहा, तो उड़ जाएगा हीटिंग की वजह से, ठीक है, ओवरहीटिंग बेसिकली। अब सवाल मान लो ये आता है, क्या फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर भी आपका ये हो सकता है, डायोड जो है खराब हो सकता है? यस, आंसर इज यस। रिवर्स बायसिंग में तो होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसके अंदर भी होता है। रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द फॉरवर्ड करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू मतलब क्या, जो मैन्युफैक्चर्ड होता है वो कुछ रेटेड वैल्यू में सामान में से स्विच होता है, बल्ब होता है कि इतने वोल्ट पे चलाना है, इतनी पावर पे चलाना है, उससे ज्यादा करोगे ओवरहीटिंग होती, जल जाता है। बस वही सेम चीज है, ठीक है। याद रखना आपको कि जो फॉरवर्ड बायस को जो हम लोग नापते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, क्योंकि जो करंट है वो ज्यादा है, और जो रिवर्स बायस है वहां पे क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर यूज करते हैं। तो ये बात जो है थोड़ी बन जाती है, थोड़ी नहीं काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये सवाल पूछ लिया जाएगा तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, बट बहुत आसान सी चीज है। आप ये देख लेना, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। और आपका ये क्या होता है, इसको टिपिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इस वाले चीज को VI ग्राफ होता है सिलिकॉन डायोड का। एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने लायक ये है कि जो यहाँ पे करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और यहाँ जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। ये है फॉरवर्ड बायसिंग में, एक टाइम तक थोड़ा थोड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता, एक टाइम के बाद इतना तेजी से बढ़ता है। तो ये एक पर्टिकुलर उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये BR मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। इस वोल्टेज का भी नाम होता है, हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसके अंदर माइक्रो में नापते हैं, और जो रिवर्स बायसिंग होती है उसमें, सॉरी, फॉरवर्ड के अंदर इसमें नापते हैं, मिली में नापते हैं, और रिवर्स बायसिंग के अंदर माइक्रो में नापते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो डिवाइस यूज इसको नापने के लिए कौन सा अमीटर ही यूज करोगे, बट मिलीमीटर यूज करोगे, यहाँ पे माइक्रोमीटर यूज करेंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज क्या होता है आपका, कि जहां पे आपका बहुत तेजी से बढ़ता है, जो मैंने कहा आगे देखेंगे नाम, तो इसका नाम होता है तुम्हारा थ्रेशोल्ड / कट इन वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ता है सब कुछ। बस कितना होता है, इतना होता है जर्मेनियम के लिए, इतना होता है सिलिकॉन के लिए। चाहो तो देख लो, वरना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर्स सैचुरेशन करंट किसको कहते हैं, इस वाले करंट जो है ना, ये जो करंट आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है और ये करंट एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, तो सैचुरेट हो जाता है। तो बस वही चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लो होता है कंपेयर टू रिवर्स बायस, ये तो मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, कि जब रेक्टिफायर ही पढ़ोगे हाफ वेव और फुल वेव, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, V = आपका IR होता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका V/I होता है। तो हम लोग चेंज पढ़ते तो डेल्टा V/डेल्टा I पढ़ते हैं, तो ये ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़े छोटे चेंज में ही इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए करना होता है। ये सेम ग्राफ है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, कर लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है। रेक्टिफायर क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए अपना यूज करते हैं। मान लो अगर आपका वोल्टेज ऐसे ऐसे है, तो आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, इतने पार्ट को हटा दो, इसको हटा दो, तो एक ही पॉजिटिव 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 करंट रहा ना, ऐसे क्या था, प्लस था माइनस था, प्लस था माइनस था, सिर्फ प्लस 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 बचा। लेकिन हाफ ही वेव है, तो इसलिए हम लोग वेव क्या हो गया, आधा हो गया, इसलिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी या फिर ट्रांसफार्मर होता है, कि देखो आपका ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, इन दोनों के बीच में ट्रांसफार्मर होता है जो कि इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यह क्या लिखा हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो होता है आपका सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेंट्रल टैपिंग होती है, इसको हम सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में एक और, इसमें सेंट्रल टैप नहीं होता है, उसके अंदर हम लोग 4 डायोड लगाते हैं। ये कौन सा डायग्राम है, आपके क्लास नोट्स के अंदर होगा। सेंट्रल टैप अगर लगाते हो तो उसके अंदर 1 2 ही होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, और ये होता है तो इसके अंदर 4 होते हैं, ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर कुछ इस तरीके से होता है, ये जहां तक मुझे याद है कुछ ऐसा होता है, ये 1 2 3 और समथिंग करके, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंट्रल टैप भी हो सकता है, बिना भी हो सकता है। अगर सेंट्रल टैप के बगैर होगा तो उसके अंदर 4 डायोड यूज करते हैं, उसे ध्यान रखना, ठीक है। ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल टैप ये आपका है, ठीक है। बाकी इसके अंदर देखो इस तरीके से ग्राफ आ जाता है, ये फुल वेव हो गया, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि देखो ऑल्दो इसका डायरेक्शन तो सेम कर दिया, तो लेकिन क्या इसकी वैल्यू स्टडी है, क्या कांस्टेंट वैल्यू, देखो यहाँ 0 है, यहाँ बहुत हो गया, यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, तो स्टडी वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, जो कि कैसे होता है तुम्हारा पैरेलल में होता है, या फिर इंडक्टर कनेक्ट करते हैं जो कि सीरीज में होता है। फिर से देखो हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और इंडक्टर कनेक्ट करते हैं हम लोग
इंडक्टर कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, ठीक है, इतना याद रखना है। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जो एसी का रिपल है, रिपल मतलब जो उसका वेव होता है उसको क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है, इसलिए हम उसको फिल्टर कहते हैं, और एक प्योर डीसी वोल्टेज देता है, इसलिए हम उसको फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जो आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड सी, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड इसको यूज करके बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग ये भी कहते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ोगे करंट वाले चैप्टर में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखना है कि जो आपका इनपुट फिल्टर जो होता है ना हमारा, उसके अंदर हम लोग बड़े बड़े कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। बस यही चीज़ है, पावर सप्लाईज में यूज किया था। देखो ये लिखा हुआ आउटपुट विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, फिल्टर लगाने के बाद क्या हुआ, ऐसे जो जा रहा था ना उसको थोड़ा कांस्टेंट कर दिया, थोड़ा, तो इस तरीके का ग्राफ बन गया जो कि एकदम कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट ले आता है, ठीक है। और ये कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जीना डायोड की बात करते हैं। जीना डायोड के अंदर क्या होता है, हैवीली डोपिंग होती है, डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होता है, भाई माइक्रोमीटर 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर वाली बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है, जीना वोल्टेज कांस्टेंट रह जाता है, तो करंट जो होता है वो वाइड रेंज में वेरी करता है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, यहाँ पे आके ऐसे हो गया, इसको हम लोग जीना ब्रेकडाउन कहते हैं। एक एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना याद रखना तुमको। जीना डायोड का अगर तुमसे सिंबल पूछ ले तो सिंबल आपका ये है, और IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए तीनों की। एक सिंगल डायग्राम बना के भी याद रख सकते हो, ऐसे ऐसे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस इस तरीके से, ठीक है। जीना ब्रेकडाउन का वोल्टेज ये होता है। बाकी क्या दे रखा है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द होस्ट एटम जो होता है उसमें लोग इंटरनल फील्ड एमिशन कहते हैं, मतलब इसकी जीना डायोड के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा फील्ड होता है बस। और यूज कैसे करते हैं जीना डायोड का, मेन यूज आपको याद रखना है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह होता है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, फोटो डायोड हो सकता है, आपका LED हो सकता है, पीछे हमने LCD पढ़ा था, कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर और टीवी में था उसको रिप्लेस करके LCD आ गया, अब LED बात कर रहे हैं, ठीक है। फोटो डायोड नाम से पता चला, फोटो मतलब क्या है, लाइट, तो क्या करता है तुम्हारा सिग्नल आता है तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट को इमिट करेगा, तो बिजली दोगे लाइट चलेगी नॉर्मल लाइट की तरह। फोटो वोल्टाइक डिवाइस, वोल्टाइक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, मतलब जो ऑप्टिकल रेडिएशन, मतलब फोटो जो पहले आ रहा है तो ऑप्टिकल फोटो को लिया और उसमें वोल्टाइक मतलब उसको उसको एनर्जी के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। फोटो डायोड के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट विंडो खिड़की लगा रखी है जिसमें लाइट आएगा और रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। फोटो डायोड ऑपरेट कहाँ होता है, रिवर्स बायस में होता है। जो फोटो करंट है यहाँ पे किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपका करंट है, करंट I लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, ठीक है, सिंपल। और ये ग्राफ आपको याद रखना है। फिर से देखो ये माइक्रो एम्पियर में क्यों है, क्योंकि रिवर्स बायस में माइक्रो होता है और फॉरवर्ड में मिली होता है। फिर से ये क्वेश्चन देखो क्या देखा कि फॉरवर्ड, यही क्वेश्चन है, देखो फॉरवर्ड के अंदर जो होता है वो मिली में होता है, रिवर्स के अंदर माइक्रो में होता है। रीजन क्या है इसका, ठीक है, ये दे रखा है, बट एज सच इसको नहीं याद रखना, आगे दे रखा है रीजन, आगे बताएंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि आपका LED जो बनता है ना फैब्रिकेशन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, GAS या फिर GAS GAP, गैस गैप यूज किया जाता है इसके लिए। तो LED के लिए क्या यूज करते हैं, GAS गैस ऐसे याद रखते हैं, या फिर GAS AP मतलब गैस गैप यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है भाई, इम्प्योरिटी करके बनाना, ठीक है। ये वही वाला उसी का है, चाहो तो तुम पढ़ लो यहाँ पे समझने के लिए, बाकी आगे बताऊंगा इसके बारे में। LED फिर से हेवी बायस्ड होता है, जो LED होता है उसके अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग यूज करते हैं, इतना याद रखना। फिर से इसमें ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हैं कि भाई लाइट निकलेगा नहीं तो देखो कैसे, ठीक है। यहाँ पे फिर से VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, बहुत सिंपल होता है, सिलिकॉन डायोड की तरह है, लेकिन थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है और हर एक कलर के लिए अलग अलग होता है ना। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है लगभग 5 वोल्ट पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये देखो कि अलग अलग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एटलीस्ट होना चाहिए जब तुम माइक्रोमीटर, और 0.7 माइक्रोमीटर, बेसिकली ये सब क्या है 0.4 माइक्रोमीटर की, भाई ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम जो आपका विजिबल रीजन होता है ना उसकी बात हो रही है। इसी को जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 आता है, दिस इज विजिबल रीजन वाला पार्ट। तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए ना, इसके बीच में जो लाई करता है। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग यूज करते हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाता है रेड लाइट के लिए क्या यूज करते हो, रेड लाइट के लिए आप यूज करते हो GaAs 0.6, मतलब वो उसका कॉन्सेंट्रेशन है P 0.4, ठीक है। ये यूज होता है आपके रेड लाइट के लिए, या फिर कह सकते हो रेड LED के लिए यूज होता है। और इंफ्रारेड है तो क्या यूज करेंगे, GaAs, आपका इंफ्रारेड के लिए क्या यूज होता है, GaAs, बस इतना ही, GaAs जो है वही यूज होता है आपका इंफ्रारेड के लिए, ठीक है। इसको याद रख लेना। और सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होता है, मतलब जो चोर को पकड़ने के लिए होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है, सिंपल ये हो गया। और इसको क्यों बनाया जा रहा है भाई, बहुत रिसर्च किया था कि जो तुम्हारे इनकैंडिसेंट लैंप्स होते हैं, जो मतलब इसलिए घर में जो जलाते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी कहते हो, उसको रिप्लेस करने के लिए। ये क्यों अच्छा है उससे, क्योंकि भाई पावर कम कंज्यूम कर रहा है, एक्शन बहुत फास्ट है, कोई ऐसा नहीं कि वार्म अप के लिए कुछ टाइम चाहिए उसको, है ना। बैंडविड्थ जो होता है वो बहुत ऐसा होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, सेम कलर का देता है, ऑल्दो नहीं होता है क्योंकि अलग अलग कलर्स के लिए आते हैं वो, लॉन्ग लाइफ होती है, फास्ट ऑन ऑफ होता है, तुरंत होता है। पहले क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट वाला होता है, उसको ऑन करो तो थोड़ी देर तक पहले तो गर्म ही होता है, फिर उसके बाद ऑन होता है, बस वही चीज़ है। सोलर सेल में याद रखना है कि सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर से देख लो, सोलर सेल जो आपका सोलर सेल है ना, प्लस जो आपका फोटो डायोड है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल है इसका क्या, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट। कहाँ दिया हुआ है देखो, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल फोटो वोल्टाइक इफेक्ट एज द फोटो डायोड, एक्सेप्ट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बायस नहीं होता है। फोटो डायोड के अंदर बायस था, LED के अंदर बायस था, इसमें कोई बायस नहीं होता है, बस उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, इसमें कुछ नहीं होता है, फॉरवर्ड रिवर्स जो भी है, ठीक है।
आप देखो इसमें क्या होता है, PSI जो भी होता है मतलब वही P टाइप होता है, इसके अंदर मेटल जो होता है वो होता है मेटल कोटेड होता है जो कि बैक कॉन्टैक्ट बनाता है। टॉप पे जो होता है वो मेटल फिंगर होता है जिसको हम लोग मेटालिक ग्रिड कहते हैं, डिपॉजिट होता है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट बनाता है। मेटालिक ग्रिड जो होता है बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लेता है और यहाँ पे लाइट आराम से डाल सकते हो। टॉप सर्फेस से आपका लाइट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो फिंगर इलेक्ट्रोड इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मेटल है तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फोटोन आते हैं, ठीक है। बाकी ये बैक कॉन्टैक्ट है, N और P इस तरीके से होता है। N के ऊपर लाइट गिरता है, याद रखना, ठीक है, P पे नहीं गिरता है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्रॉस सेक्शन भी इस तरीके से होता है आपका, सिंपल। अब याद रखना है आपको कि जो आपका जनरेशन होता है EMF का वो 3 प्रोसेस में होता है, ठीक है। GSC बच्चों पढ़ते हैं जनरल साइंस, तो सबसे पहले जनरेशन होगा, फिर सेपरेशन होगा, फिर कलेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर का जनरेशन हुआ, फिर दोनों क्या हुए, सेपरेट हुए और जाके P और N पे जाके कलेक्ट हो गए। बस यही होता है, पढ़ोगे बस यही चीज है, ठीक है। अब देखो क्या है तुम्हारा कि अलग अलग चीज के बारे में दे रखा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जिसमें बैंड गैप्स इतना होता है, सोलर सेल फैब्रिकेशन इतना होता है। तो सोलर सेल की अगर बात करें तो सोलर सेल किससे बनता है, सोलर सेल बनता है सिलिकॉन से, फिर से GaAs से बनता है, CdTe से बनता है, CuInSe2 ऐसे पढ़ते हैं ना, in situ, तो in situ तो बस वही है in situ, इस तरीके से। तो कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या आपका कि बैंड गैप के बारे में होता है कुछ, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि ये बोला जा रहा है कि भाई अगर मान लो सोलर सेल को फैब्रिकेशन के लिए ये सब यूज कर ही रहे हो तो ये सब क्यों यूज कर रहे हो, रीजन है इसका, इसके 4 रीजन होते हैं, ठीक है। पहला ये कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन अच्छा है, दूसरा कंडक्टिविटी अच्छा है, तीसरा रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है, तीसरा ये है कि आपका ये हो गया, चौथा है कि अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, और पहला तो बैंड गैप था सॉरी, और पांचवा हो गया आपका कॉस्ट। तो ये 5 चीजें होती हैं, बैंड गैप, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, कंडक्टिविटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट। याद रखना सनलाइट को हमेशा जरूरत नहीं होती, सोलर सेल के लिए सनलाइट ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको देख लेना। ये शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है, ये पूछ लेगा करंट कौन सा शॉर्ट सर्किट है, OC का है, ओपन सर्किट है, तो ऐसे करके गोल सा ग्राफ बनता है इसका, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। IV देखो, IV जो है तीनों के तीनों उसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात यह है कि SI और GaAs ही क्यों यूज करते हैं, सिंपल सा रीजन होता है, इसीलिए किए क्योंकि देखो रीजन यहाँ दे रखा है, पढ़ाता हूँ देखो। सबसे पहली चीज़ है कि सिलिकॉन जो होता है उसका 1.1 होता है, GaAs का जो तो 1.53 होता है, GaAs बेटर होता है, ऑल्दो इसमें ज़्यादा गैप है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। आपको एक यहाँ पे लाइन या एक वर्ड याद रखना है, बिकॉज ऑफ हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सॉरी ट्राइंगल बन गया, बिकॉज ऑफ हायर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक। CDS और CDSC भी यूज हो सकता है, CDSC यूज हो सकता है। We can use only high energy component of the solar energy for photo conversion and a significant part of energy will be of no use। समझो इन दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा 2.4 है, देख लो बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो हाई एनर्जी कंपोनेंट जो है उसका कन्वर्जन में ही चला जाएगा, तो जो लाइट एनर्जी आएगी कुछ सिग्निफिकेंट जो होगा वो यूज ही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या PBS को यूज नहीं कर सकते, होता है कि PBS के अंदर ये होता है तो ज्यादा सोलर रेडिएशन है तो टॉप लेयर में ही सोलर सेल में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन पहुंचेगा ही नहीं, और अपने को फोटो जनरेशन कहाँ पे चाहिए, डिप्लीशन रीजन में चाहिए, क्योंकि वहां पे ही जनरेशन होता है तो हमारा यूजफुल होता है वो, ठीक है। तो अपने को याद रखना कि क्या क्या यूज नहीं हो सकता, PBS भी यूज नहीं हो सकता, क्यों ये इसके नहीं, क्यों, क्योंकि देखो सिलिकॉन यूज हो सकता है, GaAs यूज हो सकता है, इसका रीजन क्या है, हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको यूज ना करने का रीजन क्या है, सिंपल सी बात है कि एनर्जी ज़्यादा लेगा। इसको यूज करने का रीजन क्या है कि ये अब्जॉर्ब ऊपर ही कर देगा, ठीक है। इसमें क्या है कि डिप्लीशन रीजन तक नहीं पहुंच पाएगा, बस। अब आते हैं लॉजिक गेट्स पे, ठीक है। एम्पलीफायर ऑसिलेटर जो पढ़कर आए थे, सिग्नल होता है इसमें कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस या फिर एनालॉग सिग्नल कहते हैं। भाई AC की बात हो रही है, पल्स के फॉर्म में वेव फॉर्म होते हैं, कुछ सिग्नल जो होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे देखो आपका जो ये है इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, ऐसा 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 करके जाता है, ठीक है, और जो डिजिटल होता है वो कैसा होता है, ऐसा 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 जैसे भी होता है उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। लॉजिक गेट में याद रखना कि ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल का यूज क्या होता है, ये बिहेवियर बताता है लॉजिक गेट्स का कैसा है, सिंपल। बाकी ये सब तुम्हारे टीचर आपको पढ़ा देंगे, ये एग्जांपल आप देख लेना, सॉल्व करने का है, ये भी एग्जांपल आपके सॉल्व करने का, कुछ उसमें याद नहीं करना है। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, नैंड गेट जो होता है उसको यूनिवर्सल गेट में काउंट करते हैं। रीजन क्या है, देखो क्या लिखा, ऑल्सो कॉल्ड, एक और होता है बताऊंगा वो क्यों, क्योंकि इसी का यूज करके तुम बाकी और भी बना सकते हो। तो NAND एक तो हो गया, प्लस आपका नॉर गेट भी हो गया, तो नैंड और नॉर इन दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। फिर से लिख लेता हूँ, नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट की तरह काम करते हैं, सिंपल। अब आते हैं IC पे, तो बेसिकली IC इंटीग्रेटेड चिप क्या होता है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर कनेक्ट हुए, चारों के चारों जो होते हैं इतने छोटे से पार्ट के अंदर होते हैं, उसको हम लोग IC कहते हैं। CD प्लेयर हो गया तुम्हारा, है ना, टेलीविजन हो गया, कार हो गया, इन सब में इंटीग्रेटेड सर्किट IC होता है। आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी सुने होंगे, माइक्रो प्रोसेसर इज द टाइप ऑफ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें जो भी कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन होता है, कौन सा की दबाया है तुमने, क्या प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा हो, सब ये सब होता है, ठीक है। अब ये है कि जो तुम्हारा IC बनता कैसे, IC जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिथोग्राफी। फोटो मतलब लाइट होता है, लिथो मतलब स्टोन या जमीन होता है, ग्राफी मतलब उसका जो भी स्टडी या जनरेशन को कहते हैं, ठीक है। तो मुझे खुद नहीं पता फोटोलिथोग्राफी के बारे में अलग से, लेकिन जितना दे रखा है उस वर्ड को तोड़ के अगर समझे तो लिथो मतलब क्या, जमीन से ही मिलता है सारे को, सिलिकॉन होगा, ये होगा, नेचुरली पाया जाता है, फोटो मतलब लाइट, फोटोलिथोग्राफी, बस इतना याद रखो, आगे बढ़ो, ठीक। याद रखना है तुम्हारा जो इंटेल का फाउंडर था वो तुम्हारा ये बोला था कि जो मेमोरी कैपेसिटी है IC की वो डबल होते जाती है एक,
और आधा मतलब 1.5 साल के बाद, ठीक है, हर 1.5 साल के अंदर, ठीक है, 1.5 ईयर के बाद आपका जो आईसी का मेमोरी है वो 2x होते जाता है। ये तुम्हारे नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन याद कर लो, इसको हम लोग मूर्स लॉ कहते हैं। मूर्स याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि मोर लॉ कहते हैं। मोर मतलब भाई बढ़ते ही जा रहा है, और बस। ओके लेट्स सी। अब बताओ कि कोई पूछे कि इंसुलेटर है, मेटल है, सेमीकंडक्टर, ये कौन बताएगा? याद रखना कि लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है इस चीज को। ओवरऑल न्यूट्रलिटी चाहिए होता है, आपको पता है, ठीक है। एक और याद रखना है कि जो बैलेंस बैंड रहता है वो हमेशा फुल रहता है ऑलवेज, लेकिन जो कंडक्शन है वो फुल रह सकता है इधर पार्शियली और एम्प्टी, बस इसको याद रखना, ठीक। एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कितना गैप है। अगर गैप नहीं है तो वो कंडक्टर होगा, गैप थोड़ा ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो आपका वो सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है, मतलब वो इंसुलेटर है। सिंपल याद रखना है, इसके लिए 3 से ज्यादा होना चाहिए, ये इतना, इसके लिए इतना है, ब्ला ब्ला ब्ला। पी एन जंक्शन होता है वो की होता है सारे डिवाइसेस के लिए। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, इमोबाइल आयन के कोर्स होते हैं विच आर डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये पोटेंशियल बैरियर के लिए होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखा है कि बाई चेंजिंग द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन बैरियर को चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है आपका कि बैरियर डिक्रीज कर जाता है और रिवर्स बायस में बैरियर बढ़ जाता है, इसीलिए फॉरवर्ड बायस का करंट जो है वो ज्यादा है। मतलब बैरियर बढ़ गया तो करंट कम फ्लो करेगा ना, मतलब करंट को तुम रेजिस्ट करवा रहे हो, तो बेसिकली फॉरवर्ड के अंदर करंट ज्यादा होता है, तो हम लोग मिली एम्पियर में पढ़ते हैं। और बहुत छोटा हो जाता है, 10⁻⁻⁶ हो जाता है माइक्रो, जब आपका ये रिवर्स में होता है, ठीक, सिंपल। बाकी याद रखना आपका जो फोटो डायोड्स होते हैं ये होते हैं तो फोटोन एंटिटी होती है जो पार्टिसिपेट करती है उसमें। डायोड का एक डायोड लेजर नाम की भी चीज होती है और इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, डिजिटल डेटा को हैंडल करने के लिए, वही जो हमने पढ़ा था पीछे, और नॉर जो भी होता है। एनर्जी बैंड जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी बैंड है तो यहीं पर होगा, वो डीलोकलाइज्ड होता है ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस में नहीं होता, तो इसलिए ओवरऑल एक एवरेज लेते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक पर्टिकुलर जगह की एनर्जी अलग हो सकती है, यहाँ की अलग हो सकती है, तो वो पूरी में डीलोकलाइज्ड है, उसका एवरेज लेते हैं हम लोग, ठीक। एक और चीज है कि आपका जो रेशियो है ना उससे बहुत ज्यादा टाइप चेंज हो सकता है। जैसे GAS का आइडियल रेशियो कितना है, 1:1 है, लेकिन अगर मान लीजिए डिपेंड कर सकते हैं 1:1, 0.9, 0.911, समझ रहे हो, 1.1, इस तरीके से आप बड़ा घटा सकते हो, जिससे ये होता है। आईसी क्या होता है, एक सिंगल चिप के अंदर सारी चीजें होती है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत जल्दी चीजें कवर कर सकूं, एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच कनेक्टेड रहने के लिए। इट टुक मी अराउंड 1.5 hours टू रिकॉर्ड दिस। अब इसको शॉर्ट में एडिट करके आपको देना पड़ेगा। एनीवेज आई होप तुमको चीजें समझ में आई होंगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा घुस के आपको नहीं पढ़ना, जितना था मैंने आपको बता दिया। ये हो सकता है बहुत आधे घंटे 45 मिनट का जो भी लेक्चर है इसको 2x पे देखना, है ना। ये जो PDF भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल है, फिर से लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम @काशिफ रेजा एम्स, ठीक है। आप जाना सर्च करना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको पढ़ना अच्छे से, है ना, और रिवाइज करना। जो इंपॉर्टेंट लगे उसको स्टिकी नोट्स पे लिखना, अपने वॉल पे चिपका लेना। बाकी इस PDF को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इस लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, डन एंड डस्टेड, खत्म, इससे नीट में नहीं आएगा। और बाकी जो नोट्स है उसको पढ़ते रहना, PYQs लगाते रहना, लास्ट का टाइम में मोटिवेटेड रहना। अगला वीडियो आएगा, देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का ही कोई चैप्टर होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो तुम्हारे पास पहले आ जाए, ठीक। चलो देन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।